नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सरकार एग्जाम सिस्टम को फूल प्रूफ बनाने के तरीके ढूंढ रही है। पेपर लीक के खिलाफ कानून को सख्त किया गया है। अगले साल से नीट के एग्जाम को कंप्यूटर बेस्ड कराने का फैसला किया गया है। लेकिन बिहार में पेपर लीक माफिया ने अगले साल होने वाले नीट एग्जाम में भी गड़बड़ी की तैयारी शुरू कर दी थी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में धांधली की प्लानिंग हो चुकी थी। अभी से सेंटर बुक कराने की कोशिश हो रही थी। जो शख्स एक साल पहले से नीट एग्जाम में गड़बड़ी की तैयारी कर रहा था, उसने 2 हफ्ते पहले 29 जुलाई को हुए होमगार्ड इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में भी नकली स्टूडेंट्स को बैठाया था। नीट और रीनीट के एग्जाम में हुई गड़बड़ी में भी उसका नाम आया है। वो खुद एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, स्टूडेंट है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने एमबीबीएस के एग्जाम का बहाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से राहत मिल गई तो फिर से पैसा लेकर एग्जाम पास कराने के धंधे में लग गया और अब पकड़ा गया और पुलिस की हिरासत में है। इस शख्स के कई साथी भी पकड़े गए हैं। ये नटवरलाल कौन है? ये एग्जाम पास कराने का ठेका कैसे लेता था? इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है? इसके ठिकानों से पुलिस को क्या क्या मिला? इसने कितने एग्जाम्स में गड़बड़ी की? और पिछले साल नीट के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में गड़बड़ी की क्या तैयारी थी? ये सब आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, क्या क्या सामने आया। असल में बिहार पुलिस असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर और होमगार्ड इंस्ट्रक्टर भर्ती के एग्जाम में गड़बड़ी की जांच कर रही थी। पुलिस की नजर उन लोगों पर थी जिनका नाम पहले भी एग्जाम्स में फ्रॉड करने में आ चुका था। पुलिस को अपने आप को डॉक्टर कहने वाले रविशंकर पर शक हुआ। रविशंकर एमबीबीएस का 4th ईयर का स्टूडेंट है। वो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में गड़बड़ी का आरोपी है। रविशंकर ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। झारखंड में पेपर लीक और एग्जाम में गड़बड़ी के मामले में सीआईडी का बड़ा एक्शन आज हुआ। सीआईडी ने मिथिलेश सिंह नाम के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। मिथिलेश सिंह को मुख्य आरोपी अभय तिवारी का करीबी बताया गया है। मिथिलेश सिंह एग्जाम कराने वाली आईसीएन इंडिया में काम करता था। मिथिलेश सिंह पर जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक कराने का आरोप है। झारखंड में सरकारी नौकरियों की भर्ती में घोटाले के केस में अब तक 22 आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है। लेकिन इससे आंदोलन कर रहे छात्र संतुष्ट नहीं है। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार जब तक सभी भर्तियों के एग्जाम रद्द करने का फैसला नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने पर बैठे छात्रों ने ऐलान किया कि वो कल स्वाधीनता दिवस के मौके पर रांची में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। आज विभाजन विभीषिका दिवस पर योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे। 79 साल पहले आज के ही दिन भारत का बंटवारा हुआ था। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम हुए। बंटवारे के वक्त हुए दंगों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। दंगे के दौरान जो अत्याचार हुए, जिस तरह से लोगों को काटा गया, मारा गया, घर जलाए गए, उन खौफनाक पलों को फिर याद किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में एक मौन जुलूस निकाला गया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकारी मंत्रियों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। फिर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। यहां एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसमें बंटवारे के वक्त हुए दंगों की त्रासदी को दिखाया गया है। योगी ने लोगों से कहा कि नई पीढ़ी को बंटवारे के वक्त हुए दंगों के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए सब लोगों को प्रदर्शनी में लगी तस्वीरों को देखना चाहिए, उनकी फोटो फोन में लेनी चाहिए और इन्हें नौजवान पीढ़ी को दिखाना चाहिए, क्योंकि विभाजन के देश को याद करना जरूरी है। यह बताना जरूरी है कि उस वक्त समाज ने जो गलतियां की थी वो अब नहीं दोहरानी। जो बाहर प्रदर्शनी लगी, उस प्रदर्शनी को आप भी, आपके पास भी स्मार्टफोन होगा, इस स्मार्टफोन से उसके विजुअल्स लीजिए, अपने वर्तमान को दिखाइए। अब बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया, जिस तरह से मंच पर मोदी की मिमिक्री की और जिस तरह संदीप दीक्षित ने इटली के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी का नाम लेकर भद्दा मजाक किया, उसकी आलोचना पूरे देश में हुई है। बीजेपी के नेताओं ने भी राहुल गांधी को सख्त लफ्जों में चेतावनी दी। आमतौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के इस तरह के हमलों का जवाब नहीं देते, लेकिन राहुल ने कल जो हरकत की उससे राजनाथ सिंह भी गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अब हद पार कर दी है, वो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा बन गए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति के नाम के आगे गांधी लिखा हो वो इस तरह की ओछी हरकत करे, ये देखकर शर्म आती है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को राहुल गांधी के दिमाग की जांच करानी चाहिए। अब बात करते हैं पंजाब की। आज पंजाब के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सुखबीर नांदेड़ से दिल्ली पहुंच गए हैं। कल नांदेड़ के गुरुद्वारे में निहंग सिख के भेष में एक शख्स ने सुखबीर बादल पर जानलेवा हमला किया था। तलवार के वार से बादल के हाथ में गहरी चोट आई थी और उनकी सुरक्षा में तैनात एक सब इंस्पेक्टर संतोष बैजनाथ भी उस तलवार से घायल हुए थे। आज संतोष बैजनाथ को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सुखबीर बादल की वाइफ हरसिमरत कौर ने इंस्पेक्टर संतोष से मिलकर उनका शुक्रिया अदा किया, उनकी बहादुरी को सलाम किया। हरसिमरत ने ट्विटर पर लिखा कि सुखबीर को बचाने के लिए इंस्पेक्टर संतोष ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। बादल परिवार उनके इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। आज से देश में जाति जनगणना के दूसरे फेज की औपचारिक शुरुआत हो गई। केंद्र सरकार ने आज सेंसस 2027 के सेकंड फेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनगणना के दौरान 40 सवाल पूछे जाएंगे। 2011 के सेंसस में सिर्फ 29 सवाल थे। पहले जाति बताने के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन होते थे, SC, ST और अन्य। लेकिन इस बार सेंसस के सर्वे में लोगों को अपनी जाति और उपजाति भी बतानी होगी। अब आपको बताता हूं आज सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल को क्यों डांट लगाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बार काउंसिल को छात्रों और सुप्रीम कोर्ट के बीच के मामलों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। असल में कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट बार काउंसिल्स को एक सर्कुलर जारी कर दिया था। इसमें निर्देश दिया गया था कि हैदराबाद की नालंदा यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के किसी भी लॉ ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल न किया जाए। लेकिन इस फैसले की जबरदस्त आलोचना हुई। बार काउंसिल को कुछ ही घंटों में अपना आदेश वापस लेना पड़ा। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बार काउंसिल को डांटा। आज ड्रग्स के खिलाफ सरकार के अभियान को बड़ी कामयाबी मिली। ड्रग्स सिंडिकेट के टॉप माफिया वीरेंद्र बेसोया को आज दुबई से भारत लाया गया। बेसोया 13,000 करोड़ की ड्रग्स रिकवरी के केस में वांटेड था। ड्रग्स की स्मगलिंग के केस में वीरेंद्र बेसोया के बेटे ऋषभ के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। उसे भी बहुत जल्द भारत लाया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ दिन पहले फुकेट से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का प्लेन अचानक 300 फीट नीचे क्यों गिरा था। पहले से टर्बुलेंस का मामला बताया गया था, लेकिन विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस ने इस मामले की जांच की। पता लगा कि जिस वक्त ये एयरक्राफ्ट 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, उस वक्त कुछ सेकंड्स के लिए एयरक्राफ्ट के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम्स एक साथ फेल हो गए थे, जिसकी वजह से 4 सेकंड तक विमान पायलट के कंट्रोल से बाहर हो गया था। सुपरस्टार यश की नई फिल्म टॉक्सिक 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म में दिखाई गई वायलेंस और सेक्स सीन्स को लेकर बहुत सारे विवाद खड़े हुए। आपकी अदालत में फिल्म स्टार यश से पूछा गया कि वो फिल्मों में वायलेंस, सेक्स, मारधाड़ दिखाते हैं। जब यंगस्टर्स ये काम करते हैं तो जेन जी को ब्लेम किया जाता है। यह सवाल एक यंग लड़की ने यश से पूछा था, तो यश ने कहा कि वो उनकी बात से सहमत हैं और पूरी तरह उनके साथ हैं। यश ने कहा कि हर पुरानी जनरेशन के लोग नई जनरेशन को गलत बताते हैं,
लेकिन ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म टॉक्सिक में जेन जी से रिलेटेड प्रॉब्लम को डील किया गया है और यही बताया गया कि नई जनरेशन को अपनी बात कहने का, अपने अंदाज में काम करने का फुल फ्रीडम होनी चाहिए। मैं आपको सुनाता हूं यश ने क्या कहा था। मुझे लगता है हमेशा नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, दे विल ऑलवेज बी बेटर। और जो जनरेशन गुजर के नेक्स्ट होती है वो उनको लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन बिगड़ गए हैं। वो तो हमेशा लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द यंगस्टर्स। अपना जब टाइम आएगा हमको करनी है, आपका जब टाइम आएगा आप भी करेंगे। जो वॉइस है आपका इनर वॉइस है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और लोग को जिस चीज पे बात करनी है, वल्गरिटी इज रॉन्ग। मैंने तो किस भी नहीं किया, आपने देखा है तो। हाँ? आज के दिन सन 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था। अंग्रेजों की कूटनीति और मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के कारण पाकिस्तान बना था। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी आजादी का तराना गाता है। आज इस मौके पर भी पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने आज चीन का गुणगान किया, कहा मुसीबत के वक्त में चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। और इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ट्रंप की शान में कसीदे पढ़े।